शुरू करें। तो पहले तो इसका मतलब समझो कि वर्ग और वर्गमूल क्या होता है। ठीक है, पहले वर्ग समझो। ठीक है, वर्ग कहने का मतलब है कि किसी भी नंबर का पावर 2 करेंगे तो माना जाएगा कि वो उस नंबर का वो वर्ग हम करेंगे, है ना। पावर 2 को बोलते हैं वर्ग। तो पावर 2 का फिर मतलब क्या होता है, उसी को उसी से गुना करना है जिस पर पावर 2 होगा। यानी कि 5 5 से ही गुना होगा, यानी कि क्या बन जाएगा, 25 बन जाएगा। उसी तरह से 6 का वर्ग क्या होगा, तो 6 गुना 6 होगा, यानी कि 36 हो जाएगा। ठीक है ना। 7 का वर्ग क्या होगा, 7 गुना 7, तो ये 49 हो गया। तो वर्ग का ये मतलब है कि किसी भी नंबर का पावर 2, जितना पावर होता है उतना बार वो गुना हो जाता है। अब वर्गमूल का क्या मतलब है, वर्गमूल कहने का मतलब है कि किसी नंबर के ऊपर इस तरह से हमें एक सिंबल लिखा मिलेगा। यहाँ पर 2 रहता है तो वो लिखना कोई जरूरी नहीं, अंडरस्टूड है कि वहाँ पर 2 है ना। जैसे यही 25 को अगर अंदर डाल दिए तो बाहर क्या निकलेगा, यानी कि 25 25 के बारे में हम ऐसा सोचेंगे कि 25 कौन से दो दो सेम नंबर गुना होके बना, है ना। 25 के बारे में सोचेंगे कि कौन से दो नंबर को गुना करके 25 हुआ है, मतलब दोनों सेम नंबर गुना हो गए, है ना, इस तरह से। यानी कि हम इसको इस तरह से ब्रेक कर लेंगे। 5 5 25, 5 एक 5, तो 5 और 5 गुना होके बना है तो इसको अंदर में हम लिखेंगे 5 गुना 5। तो तो जब जब भी जोड़ा लग जाएगा तो एक बाहर आ जाएगा, एक और नंबर खत्म हो जाता है, एक और बाहर आ जाता है। तो वर्गमूल मतलब किसी रूट से क्या बाहर निकला, है ना, या फिर वो नंबर कौन से दो सेम नंबर गुना होके बना है। ठीक है। तो उसी तरह से 36 अगर है तो 36 के बारे में हम कोई ऐसा दो सेम नंबर सोच सकते हैं कि जो मल्टीप्लाई होके 36 हो। तो 6 गुना 6, 6 छाके 36 होता है। ठीक है, 6 गुना 6 में हम ब्रेक कर सकते हैं, तो 6 का जोड़ा लग गया। तो यहाँ पर 6 बाहर हो जाएगा, जिसका जोड़ा लगेगा वही बाहर होगा। ठीक है। तो वर्गमूल मतलब कौन से दो सेम नंबर गुना होके वो नंबर बना है। हम्म। हम्म। नहीं, जोड़ा मतलब दो दो का ही सेटिंग बनाना चाहिए। कोई और भी बहुत सारा डिजिट हो सकता है। जैसे मान लो अंदर में अगर हम 120 लिखे हैं तो 120 का वर्गमूल क्या होगा, तो पूरी तरह से ये नहीं निकलेगा, कुछ निकलेगा कुछ बाहर हो जाए, मतलब कुछ अंदर रह जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले इसका जोड़ा पहले ढूंढने का कोशिश करेंगे इस तरह से। वही तो बता रहे, यहाँ पर इसको पहले ब्रेक करेंगे। इस तरह से हम ब्रेक करेंगे, जितना का जोड़ा होना होगा वो उसका जोड़ा हो जाएगा, जो जिसका जोड़ा नहीं होगा वो अंदर रह जाएगा। तो 120 को हम इस तरह से ब्रेक करेंगे। दो का पढ़ा से ये 6 बार में, और ये जीरो। फिर दो का पढ़ा से यहाँ पर हम 30 बार में इसको लेंगे। फिर दो का पढ़ा में यहाँ पर 15 बार में लेंगे। फिर तीन का पढ़ा में ये 5, 5 का पढ़ा में ये 1। तो यहाँ पर इतना सारा चीज गुना होकर ये 120 बना है, तब ये मतलब है। तो यहाँ हम उसी तरह से लिख देंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। तो इसका जोड़ा हो गया, इसका जोड़ा हो गया। 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2, हाँ एक दो एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, यहाँ पर दोबारा लिख लेते हैं, दोबारा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, इस तरह से है। तो यहाँ से एगो दो निकल जाएगा और नहीं निकलेगा। तो जो नहीं निकला वो अंदर गुना होके बैठ जाएगा, 2 तिया 6, 6 5 30। तो 2√30 होगा। तुम लोग फिर गप शुरू कर दिए। हम्म। 2√30, ठीक है ना। तो जितना का जोड़ा बनेगा उतना बाहर होगा, जिसका नहीं होगा वो अंदर गुना होकर रह जाएगा। उसको भी हम लोग निकालते हैं, पूरी तरह से भी निकालते हैं, लेकिन वो पॉइंट में निकलेगा, और पॉइंट में मतलब कि अप्रोक्स में हम लोग उसको ले लेते हैं, लगभग में, पूरी तरह से नहीं निकलता है। तो पॉइंट वाला भी तरीका हम लोग अभी सीखने वाले हैं। पहले हम लोग तो अभी मतलब समझ रहे थे कि वर्ग और वर्गमूल का क्या मतलब। वर्ग बोलेंगे तो उस नंबर का पावर 2 सोल्व करके निकाल लेंगे। वर्गमूल बोलेंगे तो हम सोचने का कोशिश करेंगे कि कौन सा नंबर गुना होकर के वो बना है। सेम अगर सोच पा रहे तो वो आंसर हो जाएगा, नहीं सोच पा रहे तो हम इस तरह से ब्रेक करके देखेंगे कितना का जोड़ा बन रहा है, वो बाहर होगा, जिसका नहीं बना वो अंदर रह जाएगा। तो ये वर्ग और वर्गमूल का एक छोटा सा इसका मतलब मीनिंग हम लोग समझे, है ना। लेकिन हम लोगों को
चैप्टर में और भी कई बात जानना है, तो वो बात। हम्म, हम्म, हम्म। अच्छा, वो ट्रिक इसमें भी कई कई सारा ट्रिक है, जब वो मैच करेगा तो देख लेना कि वही ट्रिक मैच हुआ कि नहीं, है ना। काफ़ी हद तक ट्रिक में मैं भी अपने अपने तरफ से बताऊंगा, है ना। स्क्वायर रूट से जितना भी ट्रिक होता है, तो पहले हम लोग पहले चैप्टर को 1 बाय 1 पहले कंप्लीट करते हैं, है ना। ट्रिक वाली बात भी है और जनरल बात है। पहले जनरल बात हम लोग को समझना जरूरी है, ठीक है। तो वो क्या है, सबसे पहले ना हम लोग को परफेक्ट स्क्वायर नंबर सीखना पड़ेगा। परफेक्ट स्क्वायर क्या बोलते हैं हिंदी में इसको? पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है। तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगा? वैसी संख्या जो आपस में दो जो सेम नंबर गुना होकर बनता है, सेम नंबर का प्रोडक्ट अगर वो है, तो वो पूर्ण वर्ग संख्या है। जैसे 1 गुना 1 कितना बनेगा? 1 बनेगा। इसको मैं 1 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, यानी कि 1 बनेगा। तो मैं स्क्वायर लेके ही लिख देता हूँ, ठीक है। परफेक्ट वर्ग जो भी स्क्वायर होके आता है, 1 का स्क्वायर हमारा क्या 1 हुआ, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का कितना होगा 25, 6 का 36, 20 का स्क्वायर 400। यहाँ तक एकदम रट लेना है अच्छे से, क्योंकि आगे बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन जब पूछेगा तो हम लोग को इतना तो याद होना चाहिए। 1 से 20 तक का स्क्वायर एकदम याद रखना जरूरी है, ताकि आगे सिंप्लीफिकेशन में इजी पड़ेगा काफ़ी हद तक। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हम किसको कहेंगे? इधर जो निकला है इनटू होकर के जो बना है, 1 का स्क्वायर भी बोल सकते हैं। 1 का स्क्वायर 1 ही होता, तो दोनों तो एक ही बात है ना। चाहे 2 का स्क्वायर बोलो चाहे बोलो, दोनों तो 4 ही है, तो इनडायरेक्टली दोनों 4 ही है। ये भी 4 है, वो भी 4 है। तो ये सब हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो जीरो से हम लोग स्टार्ट मान सकते हैं कि जीरो का स्क्वायर जो है वो जीरो हुआ, तो जीरो भी अपने आप में पूर्ण वर्ग है, सेम नंबर गुना होगा जीरो बनता है। तो पूर्ण वर्ग जीरो से स्टार्ट होते हुए ऐसे अनंत तक जा सकता है। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि जीरो के बाद 1 का बारी है, 1 के बाद सीधे 4 हो गया, 4 के बाद फिर 9, फिर 16, फिर 25, ठीक है। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि बीच में बहुत बहुत सारा नंबर छूट रहा है। अगर मैं एक तरफ से अगर लिखने बोला जाए तो हम जीरो लिखेंगे, 1 लिखेंगे, फिर डायरेक्टली 4 लिखेंगे, यानी कि लिस्ट में हमको मिलेगा जो जो क्या मिलेगा, 9 मिलेगा, 16 मिलेगा। इस सब में क्या लिख रहा हूँ? परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिख रहा हूँ, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी पूर्ण वर्ग संख्या लिख रहा हूँ। यानी ये सब नंबर ऐसा है कि जिसको सेम नंबर गुना होकर बना सकते हैं। इसके बीच जो छूट गया वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक है। तो देखो 100 के बाद डायरेक्टली क्या आ गया 121, तो क्या क्या छूट गया? 101, 102, 103 उस बीच में छूट गया, तो उसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग को एक बात याद रखना है, कभी कभी सवाल पूछ देता है कि 1 और 4 के बीच कई गो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यानी जो परफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर हम लोग कैसे बताएंगे, काउंटिंग उसका कैसे बताएंगे? नॉन परफेक्ट स्क्वायर, कुल कुल नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर की, यानी स्क्वायर की संख्या में बताना है कि कुल कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर हैं, यानी कि अपूर्ण संख्या। चलो मैं नॉन परफेक्ट लिखता हूँ, इंग्लिश में ज़्यादा अच्छा होता लिखना। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, कुल कितने, कुल मतलब कोई एक लिमिट बता देगा कि 9 और 16 के बीच कितने हैं, 25 और 36 के बीच कितने, कोई भी दो उठा देगा इसमें से और पूछेगा उनके बीच कई गो टोटल नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। क्योंकि बहुत सारा छूटा, 25 से लेकर 36 तक कौन सा नंबर छूट गया? 26 छूट गया, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, ऐसे करते गिन के देखेंगे। लेकिन हर बार तो गिन के बताना आसान नहीं होगा ना, कहीं कम है कहीं पर बहुत ज़्यादा है। अब यहीं पर देखो 225 से 256 कितना, बहुत सारा गैप हो गया। तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया कि कुल कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, पहला सवाल कर दिया कि 9 और 16 के बीच, 9 और 16 के बीच,
ये सब सवाल आता है ना, ये सब सवाल में ध्यान। यहाँ से 9 उठा लिया, लगातार दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच कई गो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, इस तरह का सवाल पूछा जाएगा। और वो कुछ भी दे सकता है, 9 16 दे सकता है, 16 25 दे सकता है। मैं भी समझाने के लिए 9 और 16 लिया। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ कोशिश पहले पहचानेंगे कि इसके इस ये किसका स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर है ना, और यहाँ पर 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। तो किसी भी दो इस नंबर को लगातार अगर स्क्वायर के फॉर्म में हो और उस ये बताना हो कि कितने कुल नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसको बताने के लिए क्या करेंगे, छोटा वाला नंबर को 2 से गुना कर देंगे। छोटा वाला नंबर को 2 से गुना कर देंगे, यानी जब हम हल करेंगे तो 2n इसका फॉर्मूला होता है। 2n यानी कि 2 गुना 3। n क्या, n कौन सा होगा, छोटा वाला। क्योंकि इस 3 को मैं ऐसे सोच सकता हूँ कि ये जो है n स्क्वायर है, और ये 4 जो है n से एक ज़्यादा का स्क्वायर है, मतलब कि n प्लस 1 का स्क्वायर है ये। और इसी दोनों के बीच n स्क्वायर और n प्लस 1 का स्क्वायर के बीच हमें अगर निकालना हो कि कई गो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम n प्लस 1 नहीं पकड़ेंगे, n का स्क्वायर यानी n को 2 से इंटू कर देंगे, 2n होता है। n स्क्वायर और n प्लस 1 के स्क्वायर के बीच टोटल नंबर ऑफ नॉन परफेक्ट का नंबर बताना है, तो हम कम वाले को 2 से इंटू कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा हमारा आंसर। तो इसी तरह से और बताओ, अगर मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ सवाल, सेकेंड मान लेते हैं, मैं बोल दिया कि 169 और 196 के बीच कितना होगा, इतना के बीच। तो अब हम कोशिश पहले पहचानेंगे कि किसका स्क्वायर है। तो ये 13 का स्क्वायर है और ये 14 का स्क्वायर है, तो कितना होगा, 13 को 2 से गुना कर देंगे, यानी कि 26 गो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, 26 को यहाँ पर गिन करके देख सकते हो, 96 से लेकर 225 तक बीच में टोटल कितना नंबर आया। ठीक है, एक सौ, और ये यहाँ से 169 से 196 के बीच, इन दोनों यहाँ से यहाँ तक ना गिन के जब देखोगे, 170 ले लेना, 171 ले लेना, 172 ले लेना, ऐसे गिनते गिनते जब देखोगे तो टोटल 26 को संख्या मिलेगा। ठीक है, 26 को संख्या मिलेगा। अब यकीन करने के लिए हम लोग टेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, 26 को लिखने में कई लाइन जाएगा, 3 लाइन हमारे एडजस्ट हो जाएगा, लिख के चेक कर लेते हैं। 169 और 196 के बीच जरा सोचो, 170 होगा, 171, यानी कि इसके बीच क्या क्या छूट गया वो सब लिखना है, 171, 172, 173। तो इसको नहीं गिनना है, इसको नहीं गिनना है। अब गिन के देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो शॉर्ट में हम लोग बता देंगे, पहले पता करेंगे कि वो किसका स्क्वायर है, तो उसमें छोटा वाला कौन था उसको उसका डबल कर देंगे। तो ये भी सवाल ध्यान रखेंगे हम लोग। नहीं पता होगा तो हम लोग वो ब्रेक करके उसको ब्रेक ये करेंगे, किसका स्क्वायर है ना, किसका स्क्वायर। तो ये बात क्लियर हो गया। एक ये टॉपिक है ना, मैं बीच में बता दिया है ना, अभी ये लिख रहे तो उसी में बता देना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये बात क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, तो अब देखो, तो हम लोग ये बात समझ गए। तो तुम लोग इसमें याद रख लेना है एक तरह से कि n स्क्वायर और n प्लस 1 का स्क्वायर के बीच कुल कुल नॉन परफेक्ट स्क्वायर की संख्या कितना होगा, 2n होगा। यानी कि जो जो कम वाला उसका 2 से गुना कर देना है, ये बात याद रख लेना है। ठीक है, हम लोग क्या जान गए, n स्क्वायर और n प्लस 1 का स्क्वायर के बीच टोटल कितने नॉन परफेक्ट, तो 2n। 2n। ठीक है, तो कभी भी सवाल पूछेगा हम स्क्वायर के रूप में उसको लिखेंगे और उसमें जो कम वाला होगा उसका 2 कर देंगे, 2 से इंटू कर देंगे। तो ये बात क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या अब अगले बार तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ऐसे तो परफेक्ट स्क्वायर पहचान लिए। अब हम लोगों को ना
ये सोचना है कि कोई ऐसा नहीं कि हर बार हमको यही नंबर देके पूछेगा कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर कौन सा चीज है ये बताना उतना इजी नहीं है, लेकिन कोई चीज नॉन परफेक्ट स्क्वायर है इसका पहचान के लिए बहुत सा तरीका निकला हुआ है। कोई नंबर दिया हुआ है और वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, है ना। अगर नॉन परफेक्ट है तो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा कि परफेक्ट नहीं है। अगर नॉन परफेक्ट कोई चीज है तो इससे क्या मतलब है, यानी कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो उसके लिए कई सारा तरीका बताया गया कि अंत में अगर, है ना, अगर अगर इकाई अंक यानी कि आखिरी डिजिट अगर 2, 3, 7, 8 अगर हो, 2, 3, 7, 8 लाख आखिरी डिजिट में अगर होगा तो कंफर्म है कि वो क्या हो जाएगा, वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। यानी कि ये नॉन परफेक्ट का पहचान है। हाँ, आखिरी डिजिट अगर ऐसा होगा तो वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि कोई नंबर नॉन परफेक्ट स्क्वायर है इसका पहचान के लिए बहुत सारा तरीका बना है, लेकिन कोई परफेक्ट स्क्वायर है इसका बनाने का एक ही तरीका है, हम लोग को वर्गमूल निकालना पड़ेगा, यानी कि स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। वो उसके लिए बहुत सारा प्रोसेस है, हम लोग अभी आगे सीखेंगे। पहले हम लोग नॉन परफेक्ट पहचाने सीख जाते हैं, क्योंकि काफी क्वेश्चन इसी से कैंसिल हो जाता है कि वो नॉन परफेक्ट नहीं है, यानी परफेक्ट पहचाने देगा। परफेक्ट पहचाने के लिए बहुत सारा मेहनत करना पड़ेगा, हमें एक लॉन्ग मेथड पकड़ना पड़ेगा। हम्म नहीं, परफेक्ट स्क्वायर का यहाँ मतलब हम बता दिए, जो सेम नंबर गुना होकर बनता है। हम्म तो अभी जो बता रहा हूँ उसमें ध्यान दो। कोई नंबर नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, इसको इसके लिए बहुत सारा प्रोसेस बना है जानने के लिए। एक तरीका कि यही कि आखिरी में अगर 2 लिखा मिले, 3 लिखा मिले, या 7 लिखा मिले, या 8, है ना। हाँ, फिर जानो। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। दूसरा तरीका ये है कि विषम जीरो, लास्ट में अगर विषम जीरो हो, अंत में विषम जीरो हो, है ना, अंत में क्या हो, विषम जीरो। अब विषम जीरो का क्या मतलब, मैं जीरो ही लिख देता हूँ इंग्लिश में, है ना। विषम जीरो कहने का मतलब यानी कि लास्ट में क्या हो कि सिंगल जीरो हो। एक को विषम बोलते हैं, 1, 3, 5, है ना। तो एक जीरो हो, यानी तो 3 जीरो हो, यानी तो 5 जीरो हो। विषम जीरो इसी को बोलते हैं। दो जीरो होने से दो जीरो होने से अब उसमें डाउट वाली बात है, या तो वो नॉन परफेक्ट होगा या तो वो परफेक्ट होगा, क्योंकि परफेक्ट कहने के लिए डायरेक्ट कोई सीधा तरीका नहीं है ना। हम्म यानी कि अभी हम नॉन परफेक्ट का बात करें तो परफेक्ट का भी बात अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, है ना। नॉन परफेक्ट हम यानी कि गारंटी तौर पर अगर हम किसी को कहेंगे कि हाँ ये नॉन परफेक्ट है तो उसके लिए ये पहचान है। ये बात अगर मैच कर रहा है तो सीधे बोल दो कि नॉन परफेक्ट है वो। नॉन परफेक्ट कहने का बिल्कुल गारंटी वाला तरीका है। अब कोई बोलेगा कि अगर लास्ट में 2 जीरो हो तो फिर क्या कहेंगे, तो इसके लिए फिर जांच करना पड़ेगा कि वो परफेक्ट है कि नहीं। हो सकता है कि वो परफेक्ट हो सकता है कि वो फिर नॉन परफेक्ट ही हो, है ना। लेकिन गारंटी तौर पर कहने के लिए वो कुछ पॉइंट है, इन लोगों को हम लोग को क्लियरली मतलब पढ़ना होगा, ये बहुत जरूरी है ना। तो अभी पहले वो बात क्लियर करते हैं हम। यहाँ जोड़ा का बात तो मैं बोला ही नहीं था ना। इसमें मैं जीरो जोड़ा वाला बात कहाँ बोले थे, इसमें तो अंक बोले थे कि 2 दिखेगा आखिर में। देखो यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक ए, ए, देखो तुम भटक जाते हो। देखो यहाँ पर ये नंबर जो है, इसमें जरा सा पहचान दो, कहीं भी 2 आया हुआ है, जरा देखो तो लास्ट में कहीं भी 2 आया किसी भी, ये सब परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो ये सब आ ही नहीं सकता। 3 भी देखो कभी भी नहीं आया, किसी भी नंबर का दुनिया में स्क्वायर कर लो उसके अंत में ये सब डिजिट होगा ही नहीं। हमारा क्या आएगा, 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 10 तक। ठीक है, मेरी बात सुनो ना, तुम लोग अपने बात में एकदम। 1 से लेके 10 तक जो अंक है वही लास्ट में होगा खाली, और कुछ नहीं होगा। यानी लास्ट में जीरो ही हो सकता है, यानी तो 1 हो सकता है, या फिर 4, या 5, या 6 हो सकता है, या फिर 9 हो सकता है। 7 और 8 नहीं हो सकता है ना। हम्म ठीक है ना। ठीक है, क्लियर हो गया, कितनी बार क्लियर हो गया। तो नॉन परफेक्ट कहने का पहला तरीका ये, दूसरा तरीका ये। और कौन सा तरीके से कह सकते हैं नॉन परफेक्ट कहने के लिए, अभी फिलहाल इतना ही तरीका, ठीक है। अब कुछ बुक में हम लोग का पॉइंट बताया हुआ है, उसको थोड़ा समझ लो, ठीक है। हम्म
हाँ 50। 50 का बात कर रहे थे हम। ठीक है, तो पहले इसी से तुम लोग को पूछ लेते हैं। बोलो, यानी कि नन परफेक्ट का पहचान करना कि ये नन परफेक्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता है ना। जैसे हम यहाँ पर कोई नंबर लिखे 2, यानी कि कोई नंबर इस तरह से है, इस तरह से बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है, लेकिन और उसके हम क्या कर दिए, ऐसे करके जीरो पर खत्म है, तो ये परफेक्ट यार, मतलब ये नन परफेक्ट हो सकता है कि नहीं। ये ये नन परफेक्ट हो सकता है। ये नन परफेक्ट मतलब कि ये नन परफेक्ट नंबर है, गारंटी तौर पर है, क्योंकि आखिरी में 3 जीरो हमें दिख रहा है। 3 जीरो माने कि विषम जीरो, होगा कि नहीं। नन परफेक्ट होगा, गारंटी तौर पर वो नन परफेक्ट होगा। उसी तरह से कोई इस तरह से कोई नंबर है बहुत बड़ा सा, ठीक है, और लास्ट में मान लो 7 लिखा हुआ है, ठीक है, गारंटी तौर पर ये नन परफेक्ट होगा, क्योंकि 7 इस लिस्ट में है। ठीक है, अगर मैं यहाँ 3 कर दूं तो भी नन परफेक्ट है, 2 कह दूं तो नन परफेक्ट है, समझे। तो इस तरह से हम लोग पहचान लेंगे, और बाकी बाकी एक एक लिख दूं या कुछ इसके अलावा कुछ लिख देता हूँ, तो एक लिखने से अगर अगर इनके अलावा कुछ होता है तो हम लोग को भी चेक करना पड़ेगा दूसरे तरीके से। तो परफेक्ट चेक करने का अभी हम लोग बाद में सीखेंगे, पहले नन परफेक्ट चेक करना बहुत ज़्यादा जरूरी, क्योंकि इसी का प्रोसेस बहुत सारा है। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया, और कुछ पॉइंट भी है बुक में, मैं थोड़ा सा वो बता देता हूँ। हम्म 2 जीरो होने से यहाँ सबूत है हमारे पास, सबूत है, सबूत है हमारे पास, 2 जीरो होके भी परफेक्ट हो सकता है, नन परफेक्ट भी हो सकता है। जैसे हमने 200 कह दिया तो नन परफेक्ट भी हो रहा है, उसमें दोनों कहानी है, परफेक्ट भी हो सकता है, नन परफेक्ट भी हो सकता है ना। उसमें कोई गारंटी नहीं, वो तो फिर क्योंकि सीधे सीधे परफेक्ट कहने का एक ही तरीका है, हम लोग को वर्गमूल सीखना होगा, अभी हम लोग वर्गमूल निकालने पूरी तरह से नहीं सीखे हुए है ना। तो इसलिए नन परफेक्ट का जितना तरीका वो पहले जान जाओ, ठीक है ना। अगला पॉइंट ये है कि अगर किसी नंबर को 3 से डिवाइड करते हैं, कोई नंबर है उसको 3 से डिवाइड करते हैं, और हमें रिमाइंडर अगर बच जाता है, क्या, जैसे कि 2 बच जाता है, ठीक है, तो ये भी कभी भी परफेक्ट नहीं होगा, मतलब वो कंफर्म है कि वो नन परफेक्ट नंबर इस बार होगा। यानी कि हम लोग दूसरा तरीका, किसी नंबर को 3 से डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर अगर 2 बचेगा तो कह देना कि वो नन परफेक्ट स्क्वायर होगा। हाँ, नहीं लास्ट में रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक है, रिमाइंडर 2 आएगा तो इस तरह से, ठीक है। जैसे मान लेते हैं 3 से डिवाइड होना है, मान लो यहाँ पर 11 दिया हुआ है, तो हम डिवाइड करेंगे, 3 तिया 9, रिमाइंडर 2 बच रहा, मतलब कि 11 जो है वो नन परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। 11 है लिस्ट में, देखो तो नहीं है। तो एक तरीका ये है कि 3 से डिवाइड करके हम चेक करेंगे, रिमाइंडर अगर 2 आएगा तो बोल देना कि नन परफेक्ट स्क्वायर है। और दूसरा पॉइंट और जानो, ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है 4 से भी डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, नंबर को हम 4 से डिवाइड करके चेक करेंगे, और ऐसे में रिमाइंडर अगर 2 आ जाए, यानी कि रिमाइंडर बोले तो शेषफल, हम लोग शेषफल बोलते हैं हिंदी में, 2 या 3 दोनों में से कुछ भी आ जाए, 2 या 3, 3 से चेक करेंगे तो रिमाइंडर 2 आना चाहिए, कंफर्म हो जाएगा नन परफेक्ट स्क्वायर। 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 आए या 3 आए तो कंफर्म वो नन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, पहले तो इसी से कैंसिल कर देना, अगर ये सब लास्ट में ना हो तो दूसरा तरीका हम डिवाइड करके चेक कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जांच हो जाएगा वो नन परफेक्ट है कि नहीं। कभी भी कोई नंबर देगा कि पहले जांच करोगे परफेक्ट है कि नहीं, तो पहले हम उसका नन परफेक्ट वाला सारा प्रोसेस उसको गुजारेंगे, कोई भी प्रोसेस काम नहीं कर रहा है, तब फिर मजबूर होकर फिर वो उसका जो लॉन्ग प्रोसेस वाला एक लॉन्ग डिवीजन करके हम लोग निकालते हैं, वो करना पड़ेगा। ये सारा प्रोसेस अगर फेल हो जाता है तो फिर भी नहीं कर सकते कि वो परफेक्ट स्क्वायर है, फिर हमें दूसरा तरीके से चेक करना पड़ेगा, उसके लिए एक स्क्वायर रूट निकालना सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो नन परफेक्ट स्क्वायर की इतनी ही कहानी है।
उसके बाद हम लोगों को याद रखना है कि विषम संख्या का अगर हम स्क्वायर निकालेंगे तो जो संख्या में मिलेगा वो भी विषम होगा। यहाँ से देख लो, एक विषम संख्या था, विषम निकला, 3 भी विषम था, विषम निकला, 5 विषम, ये भी विषम संख्या, 7 का विषम, विषम माने बेजोड़ा। और सम संख्या का लेंगे तो सम संख्या निकलेगा। सम संख्या का वर्ग सम संख्या होता है। विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या, सम संख्या का वर्ग सम संख्या होता है। ठीक है, ये सब जरूरी बात हम लोग को याद रख लेना है। चलो इसको मिटा के कुछ और बात बताते हैं, इतना बात ध्यान में रखना। अच्छा, ये वर्ग बताया ना, वर्गमूल भी सेम कहानी है। क्योंकि वर्गमूल भी इधर से वर्गमूल करेंगे दूसरा वाला निकलेगा, है ना। 4 को रूट के अंदर डालेंगे तो 2 निकलेगा, 9 को डालेंगे तो 3 निकलेगा। वर्ग और वर्गमूल दोनों में ये बात है, विषम संख्या का वर्गमूल भी विषम संख्या और वर्ग भी विषम संख्या, है ना। दोनों बात याद रखना। उसके बाद हम लोग को आगे का पॉइंट याद रखना है कि क्या बोलते हैं, ये कुछ फ्रैक्शन का भी हम लोग वर्ग, ये तो सीधे सीधे नंबर का ये वर्ग है। एक होता है सम भिन्न, सम भिन्न। सम भिन्न क्या होता है? ऊपर का नंबर छोटा, नीचे का नंबर बड़ा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। चलो एफ आर से फ्रैक्शन समझ लेना। अब एग्जांपल में बहुत सारा कह सकते हैं, मैं तो इसे समझाने के लिए दिया। ऊपर का नंबर छोटा, नीचे का बड़ा। जैसे 3/5 लिख दिया, 7/10 लिख दिया, समझे। तो सम भिन्न समझना, इसको लेके भी कुछ बात बताया गया है। क्या बताया गया कि अब मैं प्रॉपर फ्रैक्शन बोलूंगा, है ना। प्रॉपर फ्रैक्शन का जो वर्ग ये होता है, स्क्वायर होता है। एक तरफ मैंने प्रॉपर फ्रैक्शन लिखा, प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर, इसका स्क्वायर जो दिया गया नंबर यहाँ पर होगा ना, उसका स्क्वायर जो है वो ये होगा, छोटा होगा। उसी प्रॉपर फ्रैक्शन से क्या हो जाएगा? छोटा होगा। क्या कहने का मतलब हुआ? इसको मैं बंद कर देता हूँ। एक बार मैं उस पर उसका स्क्वायर लिया, एक बार मैं उसको डायरेक्ट लिया, तो छोटा कौन होगा? स्क्वायर वाला ही छोटा होगा, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन बड़ा होगा। कहने का मतलब है 3/4 का, एक बार 3/4 का स्क्वायर लो, एक तरफ सिर्फ 3/4 लो, तो छोटा कौन होगा? स्क्वायर वाला ही छोटा होगा। जहां पर मैं पावर दे रहा हूँ वही छोटा होगा। कैसे? तो चेक करके देख लो। 3 का स्क्वायर क्या बनेगा? 9। 4 का स्क्वायर क्या बनेगा? 16। और इधर है 3/4। अब चेक कैसे करते हैं कि कौन छोटा है? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, कभी ना कभी से पढ़े होंगे। ये इससे गुना होकर इस साइड का जानकारी देगा ये, और ये नीचे वाला चीज उधर जाके उधर वाला जानकारी दे देगा। तो 16 तिया 48, यानी इस साइड हमारा 48 जा रहा है, और 4 उधर जाके इधर हमारा क्या जा रहा है? 4 नमंग 36, इधर हमारा 36 जा रहा है। तो उधर बड़ा कि इधर बड़ा? इधर वाला बड़ा हो गया ना, 48 बड़ा हो गया। तो कहना कि 3/4 बड़ा था। ठीक है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन का जब स्क्वायर चेक निकालते हैं तो उसी प्रॉपर फ्रैक्शन से वो छोटा हो जाता है, जिसका हम स्क्वायर लेते हैं। तो ये चेक हो गया। और इसी तरह से जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे, यानी ऊपर का बड़ा कर देंगे, ऊपर वाला वैल्यू बड़ा बोल देंगे, तो फिर इसका उल्टा कहानी हो जाता है। ठीक है, उल्टा क्या होगा? तो स्क्वायर बड़ा हो जाएगा। प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर उस फ्रैक्शन से बड़ा होता है। ठीक है, यानी कि विषम क्या बोलते हैं? विषम भिन्न उसको बोलते हैं। इम्प्रॉपर को विषम भिन्न बोलते हैं। विषम भिन्न, विषम भिन्न, पहले विषम भिन्न समझा देता हूँ। विषम भिन्न मतलब क्या? ऊपर का बड़ा, नीचे का छोटा। और इसमें क्या हो जाएगा? चलो विषम भिन्न इसको पढ़ लेना। इस स्क्वायर वाला बड़ा, नहीं, सम भिन्न में स्क्वायर वाला छोटा होगा और विषम भिन्न में स्क्वायर वाला बड़ा होगा। तो विषम भिन्न में स्क्वायर वाला बड़ा होगा उसी विषम भिन्न से। तो ये सब बात याद रख लेना, क्योंकि विषम में ऊपर बड़ा वैल्यू रहता है, ऊपर जिसका बड़ा होगा वही बड़ा होगा।
समझे। तो ये 2 पॉइंट हम लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। ट्रू फॉल्स में कभी कभी पूछ देता है, सीधे एक बात कथन में लिख देगा कि प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर प्रॉपर फ्रैक्शन से बड़ा होता है, तो ये बात सही की गलत। स्क्वायर को बड़ा बोला हूँ, बोलो। प्रॉपर फ्रैक्शन में स्क्वायर को बड़ा बोल दिया हूँ मैं, तो ये बात सही ना गलत? गलत हो गया, क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन में पहले पढ़े हम, उसमें स्क्वायर वाला चीज छोटा था वो, है ना। तो इसी तरह से ध्यान में रखना बात को। कुछ पॉइंट्स और जानो। n लगातार विषम संख्या का योग, n लगातार विषम संख्या का योग, n मतलब कि 1 2 3 कुछ भी हो सकता है वो, है ना, n या एक काउंटिंग करने का मतलब। तो इसको निकालने का तरीका है, सीधे सीधे n का स्क्वायर कर देंगे, उसी नंबर का स्क्वायर कर देंगे। यानी कि कभी क्वेश्चन पूछेगा कि 7, या लगातार का स्पेलिंग, 7 लगातार विषम संख्या का योग बताएं, विषम संख्या का योग डैश है, तो कितना होगा? तो 7 का स्क्वायर कर देंगे, 7 का स्क्वायर कर देंगे मतलब कि 49 होगा। लेकिन इससे आखिर क्या समझ में, ये तो खाली इससे 7 का स्क्वायर तो कर दिए, लेकिन 7 लगातार विषम संख्या क्या क्या था, इसको वेरीफाई करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। अगर ये बात कैसे मान लेंगे कि इस पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको अब जांच करके भी देख लेते हैं। 7 लगातार विषम संख्या मतलब कि यहाँ पर थोड़ा हमको और बात एक बार याद रखना होगा, प्रथम बोलना पड़ेगा, यहाँ प्रथम बोलना जरूरी है। प्रथम साथ यानी कि शुरू से, विषम संख्या कहाँ से शुरू होता है? 1 से। 1 और योग है तो जोड़ते चलेंगे, 1 + 3 + 5 + 7 + 9, 7 को हुआ क्या, 1 2 3 4 5 और 2 को आएगा 11 + 13। इसको जब जोड़ेंगे ना, इसी का जोड़ने का ही शॉर्ट तरीका हुआ, यानी कि 7 को लगातार विषम संख्या जोड़ने कहा गया था। तो गिन के साथ है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7, तो बस 7 का स्क्वायर कर दो, तो 49 हुआ। हम लोग कर भी लिए हैं। अब जांच करके देखते हैं क्या सही किए हैं कि गलत किए हैं। तो जरा सोचो, 13 और 1 14, एक बार 14 हुआ। 11 और 3 फिर से 14, 11 और 3 14 फिर से, दूसरा बार 14 हो गया। 9 और 5 14, 3 बार 14 हो गया, 14 तिया 42, और फिर 7 भी था, तो 42 और 7 कितना होता है? 42 और 7 49 होता है, यानी कि इसको जोड़ भी लिए तो वही हुआ। ये फिजूल वाली गप। फिर अभी अभी हम दूसरी बात में ध्यान ही नहीं दे सकते ना। ये तो मैथ क्लास में इधर उधर का सवाल पूछोगे तो ये तो फिर ये हो जाएगा ना, गड़बड़ हो जाएगा, है ना। मैथ का सवाल में चाइना नेपाल करके क्या बोलने का मतलब? देखो मैथ का कोई रियल फुल फॉर्म है नहीं, बनावटी फॉर्म बहुत सारा है। जैसे अगर बनावटी फॉर्मूला मैं बताऊं तो कह सकते हैं मेंटल एबिलिटी टू हैंडल सिचुएशंस, मानसिक क्षमता सिचुएशन को संभालने के लिए, ठीक है। चलो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम लोग इसमें पढ़ लिए। तो इसमें एक पॉइंट और जान जाओ। प्रथम, ये ध्यान दो, प्रथम n सम संख्या का योग, इसको भी जान जाओ। इसका क्या होगा? तो जब भी प्रथम n सम संख्या का योग निकालना हो तो प्रोसेस तो वही रहेगा कि n स्क्वायर होगा, और लेकिन प्लस में फिर n भी जोड़ देना है। हाँ, जितना जितना नंबर होगा उसी का स्क्वायर, फिर उसी को जोड़ना है। या दूसरा तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन ले लेंगे, n कॉमन ले लेंगे, यानी n से इसको काटेंगे तो एगो n बच जाएगा इसमें, n प्लस के बाद इसी n से ये भी कटेगा तो ये 1 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, यानी कि जितना होगा उसको लिखेंगे और उससे एक बढ़ा के भी लिखेंगे। या तो ये तरीका लगाओ या तो ये तरीका लगाओ,
दोनों में से कोई एक तरीका से सम संख्या में ये अप्लाई होगा, विषम में सिर्फ स्क्वायर करने से हो जाता है। तो अब यहाँ क्वेश्चन का तुम लोग मौखिक जवाब दो कि प्रथम 9 सम संख्या 9 को गिन करके लिया गया है ना, 9 सम संख्या का योग बताया है। कितना होगा? तो हम क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर सोचेंगे, 81 हो गया, और फिर 9 सोचेंगे, तो 81 और 9 कितना हुआ? 90। ठीक है, यानी कि पहला ये वाला तरीका लगाते हैं, 9 का स्क्वायर में 9 जोड़ लो, तो 81 में 9 जोड़ने का मतलब हुआ, यानी कि 90 हो गया। अगर ये तरीका लेंगे तो 9 को ही पहले ले लेंगे, एन माने कि एन मतलब यहाँ एन की जगह 9 बोला है ना, एन की जगह 9 बोला है, तो 9 और उससे एक बढ़ा के लेंगे, यानी कि 10 लेंगे, तो 9 ढाई 90। चाहे ये तरीका लगाओ चाहे ये तरीका लगाओ, दोनों में दोनों ही काम करेगा। तो तुम लोग मौखिक बताओ, 7 गो सम संख्या का योग कितना होगा? प्रथम 7 गो सम संख्या का योग, 7 और 8 गुना कर दो, 7 8 56। पांच प्रथम 5 सम संख्या का योग बताओ। 5 को क्या बार पढ़ना पड़ेगा? 5 छके 30 हो जाएगा। 10 गो प्रथम 10 गो सम संख्या का योग बताओ। 10 110, 10 और 11 गुना होगा, 11 110। ठीक है, एक बढ़ा के गुना होना है ना, सम संख्या बोलेगा तो उसी नंबर को एक बढ़ा के गुना करो, या फिर ये भी तरीका लगा सकते हो। ठीक है ना? तो इतनी बात थी। तो यहीं तक रोक देते हैं क्या? अभी और भी कुछ पॉइंट था, लेकिन अगले दिन आप